साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैत्री इंडिया की ओर से हर समय हम आप लोगों के साथ में रूबरू कराने के लिए ऐसे कुछ लोगों को मिलाते हैं, रूबरू कराते हैं जो अपने आप में एक अलग जज्बा रखते हैं समाज के हित में। पे बैक टू सोसाइटी इस लाइन पर चल कर के बहुत काम करते हैं, अपने खुद के फील्ड के अलावा भी वह सामाजिक फील्ड में और उसके अलावा भी दूसरे फील्ड में भी वह अपना काम करते रहते हैं और समाज को अपना योगदान देते रहते हैं। जैसे कि बाबा साहब ने कहा था कि अपने समय का बोलो या फिर आर्थिक जो भी होता है उसका हिस्सा, कुछ ना कुछ हिस्सा तो समाज को देते रहना चाहिए। पे बैक टू सोसाइटी, समाज का हमारे ऊपर कर्जा है, उसको फेड़ना है, चुकाना है और इस हिसाब से कुछ लोग कार्य करते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोगों में से एक जो स्त्री और प्रसूति तज्ञ है और मुंबई में स्थित है, डॉक्टर अलका ढोके, उनके साथ में आपको रूबरू कराते हैं कि किस प्रकार से वह अपने व्यवसाय के अलावा किस प्रकार से समाज के साथ अपने संबंध जोड़ती है, किस प्रकार से ये धार्मिक और सामाजिक इस कार्य में और महिलाओं के कार्य में किस प्रकार अपना योगदान देती है। जानते हैं उनसे ही इस एपिसोड में। जय भीम। जय भीम। आपका इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस चर्चा में कि सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप अभी पहले नागपुर में थे, फिर अभी मुंबई में हैं और उससे पहले कहाँ थे। इसका मतलब कि आपके माँ बाप कहाँ से थे और क्या करते थे? मेरे मदर और फादर अमरावती से हैं और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स वो विलेज में थे। फिर बाद में उन्होंने अमरावती में स्थलांतर किया और तभी से मेरे पेरेंट्स भी अमरावती में हैं। जी। तो इस प्रकार से फिर वो पारिवारिक स्थिति किस प्रकार से थी? यानी लोग सोचते हैं कि भाई परिवार आर्थिक बहुत सारी जगह पर सोचा जाता है कि आर्थिक हमारे समाज का बहुत सारा तबका है। देखते हैं कि कई सदियों तक वो आर्थिक गुलामी में और शैक्षणिक गुलामी में रहा है। तो आपका परिवार किस प्रकार के रहा है?
मेरे परिवार में मतलब मेरी मदर और फादर, इनकी आर्थिक परिस्थिति उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। फिर भी मेरे मदर ने मतलब जब 8th स्टैंडर्ड में थी तब उसकी शादी हो गई। अच्छा। बाद में फिर उसने 10th स्टैंडर्ड मैट्रिक पास किया, BA किया, MA किया, B.Ed किया। मतलब प्राइमरी स्कूल में वो बाद में वो हाई स्कूल टीचर बनी गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अमरावती में। और मेरे फादर पुलिस डिपार्टमेंट में वायरलेस ऑपरेटर थे। अच्छा। और इकोनॉमिकल मतलब कंडीशन घर की सपोर्ट करने के लिए मेरी मदर ट्यूशन भी, एक्स्ट्रा ट्यूशन क्लासेस भी लेती थी। तो इस प्रकार मतलब यानी आर्थिक तालमेल करने के लिए फिर मदर ट्यूशन भी लेती थी। अच्छा। और एजुकेशन में उसको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था, खुद की पढ़ाई करना और बच्चों को सिखाना। तो मतलब बाबा साहब ने जो हमको संदेश दिया उसका पालन मेरे पेरेंट्स अच्छी तरह से करते। तो आप कितने भाई बहन हैं? हम लोग 5 बहन हैं। मतलब बड़ा भाई है वो ONGC में था, तो वो जनरल मैनेजर रिटायर्ड हुआ मुंबई से। अच्छा। उससे छोटा भाई है वो पीडियाट्रिशियन है, मतलब बाल डॉक्टर। अच्छा। उसका अमरावती में हॉस्पिटल है। और उससे छोटी सिस्टर है, मैं सबसे छोटी हूँ। अच्छा। तो उससे छोटी जो है 3rd नंबर, शी इज रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज। यानी कुल मिलाकर के 5 हैं हम लोग। हाँ। और उससे जो छोटी थी तो वो भी MA B.Ed हुई थी, पर वो अभी नहीं है। अच्छा। और मैं सबसे छोटी हूँ जी। तो इसका मतलब आपकी मम्मी ने इतना सारा, वो खुद टीचर होने की वजह से पूरे शैक्षणिक फील्ड में बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षित बनो, इस लाइन पर आपकी मदर ने बहुत बड़ा योगदान दिया। मेरे मदर ने बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोगों के लिए सेक्रीफाइस किया। ट्यूशन लेना, घर का काम करना, हमारे पढ़ाई की तरफ ध्यान देना और हमारे पे अच्छे संस्कार देना, ये सब। आपका बचपन कैसे गया? और मेरे फादर भी बहुत ही मेहनती थे। अच्छा। उनको काफ़ी मतलब डिपार्टमेंट में वगैरह भी काफ़ी बहुत तकलीफ हुई थी। वायरलेस ऑपरेटर तो काफ़ी वो सिरोंचा में वगैरह दुर्गम लोकेशन में भेजा जाता था डिपार्टमेंट की तरफ से। तो नाइट ड्यूटी तकलीफ दी जाती बहुत तकलीफ हुई उनको। तो मतलब किसी से भी मतलब उनके डिपार्टमेंट में फिर वो हमेशा उनका इंजस्टिस के कारण झगड़ा होता था, पर वो कभी किसी को सुनते नहीं थे। अच्छा। और मतलब अन्याय के विरुद्ध हमेशा उनका लड़ा रहता था। मुझे लगता है कि ये चीज़ मैंने उनसे सीखी। हाँ, वो क्रांतिकारीपना आप में भी आ गया। अच्छा। अच्छा, ये पढ़ाई का जो शुरुआत है, पढ़ाई की जो शुरुआत है, आपने कहाँ से की? मेरा एजुकेशन तो अमरावती से शुरू हो गया। वहाँ पे मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में थी 10th स्टैंडर्ड तक। बाद में विदर्भ महाविद्यालय से 12th किया। अच्छा। तो पढ़ाई में मेरा हमेशा फर्स्ट नंबर रहता था, फर्स्ट या सेकंड नंबर। फिर ये डिग्री कहाँ से किया? और फिर डिग्री मैंने नागपुर से इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ से मैंने MBBS किया। बाद में MD किया ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी में, मतलब स्त्री रोग और प्रसूति रोग। और जिस फील्ड में बहुत कम लोग पहुंचते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट की फील्ड। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू गेट। लेकिन ये अपनी मदर टीचर थी, इधर फादर अपनी नौकरी पे थे और बाकी पूरे परिवार के अलग अलग दिशा में। भाई एक पेडियाट्रिक था, लेकिन आपने ये मेडिकल फील्ड ही क्यों चुना? कोई कारण तो रहा होगा। जैसे कि मैंने बताया कि मेरा बड़ा भाई जो डॉक्टर बन रहा था, वह था मतलब he was doing DCH at that time when I was in 8th 9th स्टैंडर्ड। तो फिर सब लोग बहुत उसको लाइक करते थे कि देखो विजय डॉक्टर बन गया, कितना होशियार है, कितना ब्रिलियंट है। अच्छा। सब लोग प्रेज करते थे, उसको बहुत रिस्पेक्ट करते थे। तो मुझे लगता था वाह कितना अच्छा फील्ड है ये। तो मुझे लगता था कि मैं भी डॉक्टर बनूं, और वो भी मुझे प्रेरणा देता था कि हाँ तू होशियार है तो तू बन सकती है। अच्छा। इट इज नॉट डिफिकल्ट फॉर यू। अच्छा।
फिर ये आप गायनेकोलॉजिस्ट बनी तो शादी कब हुई आपकी? शादी मेरी 1983 में मतलब मैं 23 इयर्स की थी। मतलब जल्दी हो गई। आई वॉज डूइंग इंटर्नशिप एट दैट टाइम। अच्छा। तो डॉक्टर अनिल डोके साहब थे। अच्छा, वो भी डॉक्टर हैं? या डॉक्टर। अच्छा। एंड ही वाज ब्रिलियंट एज वेल। तो मेरिट स्टूडेंट भी थे जी। एंड बाकी तो वो कहाँ के रहने वाले थे? वो अकोला के रहने वाले थे। अच्छा। आप अमरावती और वो अकोला? या बहुत बढ़िया। दोनों डॉक्टर? दोनों डॉक्टर। अच्छा। बाकी मैंने मतलब डॉक्टर मुझे चाहिए थे और इंटेलिजेंट बॉय चाहिए था एंड हैंडसम। तो बस ये, बाकी मैंने कुछ नहीं देखा। यानी स्वभाव मिलते गया? स्वभाव मैंने पहले देखा। नेचर आई वांट फर्स्ट। पर्सन। अच्छा। मॉरलिटी। अभी अनिल ढोके, डॉक्टर अनिल ढोके ये कहाँ नौकरी करते हैं? कुछ खुद की प्राइवेट प्रैक्टिस है या कुछ? नहीं, वो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम मतलब CGHS ज्वाइन किया UPSC पास करके, और बाद में उन्होंने चीफ मेडिकल ऑफिसर भी रहे थे, एडिशनल डायरेक्टर मुंबई के भी बने, और फिर से उन्होंने आफ्टर 60 years 5 years का एक्सपीरियंस मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ मुंबई में ये, लेकिन आपका बचपना अमरावती, उसके बाद पढ़ाई नागपुर, थोड़ा बहुत काम नागपुर में, और फिर नागपुर के बाद मुंबई तक का ये सफर। तो इस दौरान नागपुर में क्या क्या एक्टिविटी की है आपने? देखो मतलब आफ्टर पासिंग MD from Indira Gandhi Medical College, I got lecturership at Government Medical College नागपुर। तो वहाँ पे मैंने 10 years का जॉब किया गायनिक डिपार्टमेंट एज ए लेक्चरर। तो मुझे मतलब IUS के बाद मुझे प्रमोशन वगैरह नहीं मिला, बल्कि मैं मेरे जॉब में, मेरे प्रोफेशन में आई वाज एक्सपर्ट, वेरी एक्सपर्ट एज अ गायनेकोलॉजिस्ट। फिर भी प्रमोशन नहीं मिला था? प्रमोशन नहीं मिला, और मुझे काफ़ी तकलीफ भी होती थी डिपार्टमेंट के से। ड्यूटी ज़्यादा लगाना, नाइट ड्यूटी ज़्यादा एक्स्ट्रा लगाना, और पेशेंट वगैरह तो मैं अच्छे से ही देखती थी, पर फिर भी बाकी के डॉक्टर लोग थोड़ा मतलब मेरा एक्सपीरियंस है कि निग्लेक्ट करते हैं पेशेंट। अच्छा। गरीब लोगों की वगैरह सेवा करने में, उनको देखने में। तो मैं मेरे 10 years के पीरियड में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा गरीब लोगों को सेवा दी एज ए लेक्चरर। मेरे मतलब डिलीवरी के पेशेंट आते थे ना, तो उनको मतलब ट्रीटमेंट जो लगनी चाहिए एज ए गायनेकोलॉजिस्ट, वो मैंने पूरी अच्छी तरह से सेवा की। और मेरे टेन्योर में कभी भी कोई मैटरनल मॉर्टेलिटी होती तो एक भी नहीं हुई 10 years के जॉब में, और फिटल डेथ बोलते हैं वो भी कभी नहीं हुआ, और न कि कोई ऑपरेशन मेरे से फिर। क्या बात है, बहुत अभिनंदन है आपका। आपने नहीं इस तरह का जो कैरियर रहा है, तो फिर इसके आगे फिर यही कि भाई नागपुर में यहाँ तक तो चल रहा था, आपकी नौकरी या आपके व्यवसाय से संबंधित बात चल रही थी, फिर आप ये सामाजिक और धार्मिक में कैसे? नहीं सर, मैंने फिर 10 years के जॉब के बाद में आई वॉज फेड ऑफ विद दैट जॉब, क्योंकि मेरा प्रमोशन भी नहीं हुआ और मुझे ज़्यादा तकलीफ होने लगी इमरजेंसी ड्यूटीज वगैरह की, और फैमिली प्रॉब्लम में मतलब छोटे बच्चों को भी मुझे देखना पड़ता था। वो उसको ADHD था, अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम, तो हाइपर एक्टिव मतलब, तो उसकी तरफ भी मुझे ज़्यादा देखना पड़ता था। बड़ा बच्चा बहुत समझदार था, वेरी इंटेलिजेंट बॉय। बच्चे कितने थे? 2 बच्चे। बड़ा बच्चा जो भी वेरी इंटेलिजेंट बॉय, ब्रिलियंट एंड बहुत समझदार। वो क्या करते हैं? वो अभी मतलब उसने 12th वहाँ से सोमलवार स्कूल के करने के बाद उसको BTech मिला IIT पवई में। उसको हम दोनों डॉक्टर थे, तो भी वो बोला कि मुझे इंजीनियर बनना है। अच्छा। वो भी IIT से, मुझे ऐसे वैसे इंजीनियर नहीं बनने का है। तो हम
बोले तेरी जो इच्छा है वो बनो, मैंने कोई उसको ये नहीं किया, जबरदस्ती नहीं की कि हम दोनों डॉक्टर हैं तो तूने भी डॉक्टर ही बनना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि आमतौर से देखा जाता है कि माँ बाप अपने बच्चों पर थोपते हैं कि मैं टीचर हूँ तो तू भी टीचर बनेगा, हाँ मैं डॉक्टर हूँ तो तू भी डॉक्टर बनेगा, मैं इंजीनियर हूँ तो, यानी उसके अंदर में जो चल रहा है उसके तरफ में ध्यान नहीं दिया जाता। तो ये बहुत बार होता है, और ये आपका एक उदाहरण है कि हमारे दर्शकों को भी हम बताना चाहेंगे कि यह एक ऐसा उदाहरण है बच्चों को आगे बढ़ाने की दिशा में, कि यदि बच्चा सोचता है कि उसे वो फैमिली भले ही मेडिकल वाली हो, डॉक्टर की फील्ड हो, लेकिन उसे यदि बच्चे को लगता है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो उसे इंजीनियर बनने देना चाहिए। या फिर वो सोचता है कि मुझे IAS ऑफिसर बनना है, तो उस दिशा में छोड़ देना चाहिए, ना कि उसके ऊपर प्रेशर, क्योंकि जब प्रेशर दोगे तो उससे होता यह है कि ना वो इंजीनियर बनता है ना डॉक्टर बनता है, और फिर घूमते रहता है, और वो उसका पूरा ब्लेम फिर आपके ऊपर में आता है, माँ बाप के ऊपर आता है। तो ये एक बहुत अच्छा उदाहरण आपने पेश किया कि भले ही आप दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं, लेकिन बच्चे को उधर इंजीनियरिंग की फील्ड में जाने दिया, एक अभिनंदन की ही बात है। तो ऑल ओवर इंडिया से IIT एंट्रेंस एग्जामिनेशन में वो कैटेगरी में 13th आया था। क्या बात है। और विदर्भ से वो फर्स्ट था, मुंबई से। क्या नाम है उसका? आदित्य। आदित्य आदित्य अनिल, इंजीनियर आदित्य अनिल ढोके। ही इज नो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसने बाद में फिर बीटेक होने के बाद MS किया वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी से, और फिर सेंटा क्लारा सैन फ्रांसिस्को में ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर, and he got married last year. His wife is also very brilliant and beautiful girl. क्या बात है, बढ़िया। दिखाएंगे हम अपने दर्शकों को, दिखाएंगे उन दोनों की जोड़ी दिखाएंगे। हाँ। तो दूसरा एक बच्चा आपका, इन्हें 2 बच्चे थे आपने बताया था, तो क्या हुआ? भले ही थोड़ा सा दर्द भरा ये हो, लेकिन उसमें से आपने बहुत साहस के साथ में जो सामने बढ़े हैं, तो इसीलिए मैं ये सवाल कर रहा हूँ। वो मतलब कहाँ से बताओगे, छोटा था तो बहुत उसको संभालना पड़ता था, फिर इसलिए मुझे जॉब भी छोड़ना पड़ा। फिर मैंने मैटरनिटी होम शुरू किया नागपुर में, गर्मी मतलब दूसरा फ्लैट लेके बाजू में मेरा था, रेसिडेंस के बाजू में उसमें। तो मुझे थोड़ा वक्त मिला उसकी तरफ देखने के लिए, और फिर सोशल वर्क मुझे जिसमें इंटरेस्ट था पहले से, सोशल एंड रिलीजियस वर्क में, उसमें भी मुझे काम करने का मौका मिला। तो फिर ट्रीटमेंट हमने काफ़ी दिन की वहाँ पे नागपुर में। हमको अच्छे से थोड़ा मतलब ट्रीटमेंट के सबसे अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग फिर बाद में मुंबई आए। तो यानी इस तरह से वो आपका नागपुर से मुंबई आने का ये जरिया रहा, मेनली बिकॉज ऑफ फॉर हिज ट्रीटमेंट ऑफ माय टेंडर्स। इस प्रकार से आप मुंबई तो मैटरनिटी होम मैंने शुरू किया, तो मेरे बताया कि बाद में थोड़ा मुझे वक्त मिला, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में काफ़ी हेवी ड्यूटी रहती है, तो मुझे सोशल वर्क रिलीजियस वर्क करने में कुछ टाइम नहीं मिलता था। तो फिर मैंने जैसे शुरू किया, तो आजू बाजू के बिहार में वगैरह में हम लोग में कुछ महिलाएं वहाँ के मेरे एरिया की, उनको लेके हम शाम को वगैरह बीच में जाते थे, वहाँ के लोगों को कुछ सिखाते थे। रीडिंग भी मैंने बुद्धिज्म का शुरू किया कभी से, बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार में काम में लगा। वहाँ पे हम लोग प्रवचन प्रबोधन करते थे लेडीज का, बिहार में शुरू से ही तभी से मैंने शुरू किया। अच्छा, तो ये सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में आप कैसे काम करते हैं? इन्हें क्या कहते हैं उसको, कि कैसे कर पाते हैं ये सब? कहते हैं ना कि where there is a will there is a way। अगर मन में इच्छा हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। तो मतलब मैं तीनों भी, मतलब फैमिली भी देखती थी। मतलब बड़ा बच्चा मेरा बहुत समझदार है, वो छोटे अपनों को बहुत संभालता था, और मेरे हस्बैंड और ग्रैंड फादर थे
मेरा फैमिली, फिर मैटरनिटी होम और सोशल वर्क रिलीजियस वर्क, तीनों भी बैलेंस करती थी। अच्छा, यानी मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों का ये होता है, अरे थोड़ा समाज का काम करो, नहीं नहीं अभी मेरा लड़का अभी 10वीं में है, अरे थोड़ा समाज का काम, फिर 10वीं पास हो जाता है, फिर समाज का नहीं अभी 12वीं होने का है, फिर उसके बाद में नहीं नहीं अभी डिग्री होने का है, और फिर बोलता है नहीं नहीं अभी डॉक्टर होने का है, फिर वो ऐसे बढ़ते जाता है, फिर होता है अरे इसकी शादी तो होने तो फिर मैं काम में लगूंगा। तो इस प्रकार से वो जो चक्र रहता है उनका, जो बहाने बनाने वाले लोग, आपने कहा कि भाई विल होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए, ये इच्छा शक्ति ही सारे काम कराती है, और इच्छा शक्ति के आधार पर ही आदमी आगे बढ़ता है। तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छा कार्य आपका चल रहा है। आदित्य के ऊपर ऐसे संस्कार हो गए, मतलब हमारे फैमिली का एटमॉस्फेयर जैसे था तो वो सीख के गया, और एजुकेशन बहुत ब्रिलियंट था, तो एजुकेशन के हिसाब से हमको थोड़ा शुरू में मतलब थोड़ा देखना पड़ता था पढ़ाई की तरफ, 3rd 4th स्टैंडर्ड में, तो बाद में वो खुद होके अपना करता था, उसको हमको जैसे कुछ नहीं करना पड़ता था कि तू कर, वो खुद होके करता था पढ़ाई, और छोटे अप्रोच के साथ खेलना, ऐसे कोई उसको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी कि तू कर ही, he is born brilliant। एक सवाल और भी है कि आप एक बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन में, उनके कार्यों में आप किस तरह से सम्मिलित हुए, यानी अपने आप ही ज्वाइन हो गए, कैसे हुआ, कोई प्रेरणा? प्रेरणा मतलब शुरू में घर में मेरे मामा हैं डॉक्टर माधव थोड़ा जी, तो वो हमारे घर में आते थे, उनका बुद्धिज्म से बहुत लगाव है, रिसर्च वर्क उन्होंने भी काफ़ी मतलब स्टूडेंट इसमें ही शुरू किया था बुद्धिज्म, तो वो भी बातें बताते थे हमेशा बुद्धिज्म के बारे में, बाबा साहब के बारे में वगैरह, तो मैं छोटी थी तो मैं सुनती थी और उनकी चर्चा में सुनती थी। अच्छा, तो मुझे लगता है कि वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली, तभी से मैं छोटी थी तभी से मैं ये सुनते आ रही, घर में भी मेरे पेरेंट्स भाई वगैरह ऐसी बातें करते रहते थे, तो मतलब सुन के मैंने प्रेरणा शुरू की। ये नागपुर में आप जिस तरह से कार्य करती थी, वंदना संघ, दीक्षा भूमि, और फिर और भी महिलाओं की कई संस्थाओं में, और विद्यार्थियों के लिए भी आपने, बच्चों के लिए भी बहुत सारा काम किया, किस तरह से, यानी किस तरह का कार्य था वो? घर के पास जो बिहार के पास में जो इस्लाम एरिया वगैरह थे, वहाँ के जो स्टूडेंट्स थे गरीब, तो उनको हम लोग बिहार में ही क्लासेस वगैरह कुछ ऐसे उनके लेडीज़ वगैरह लेती थी, फिर कुछ जयंती वगैरह जैसे जनवरी में सावित्रीबाई फुले जयंती, बाबा साहब अम्बेडकर जयंती, ये सब कार्यक्रम में हम उनको इस स्पर्धा वगैरह में पार्टिसिपेशन बुलाते थे, उनको प्राइज वगैरह देते थे। अच्छा, तो मतलब उनको भी थोड़ा एजुकेशन के हिसाब से सिखाते थे बच्चों को, और बिहार में प्रवचन वगैरह देती थी। बाद में फिर मैं दीक्षा भूमि में भी संडे जाती थी, तो मैं वहाँ पे फिर वंदना संघ है दीक्षा भूमि पे, तो वहाँ के लोगों से मेरी मुलाकात हो गई, जैसे कि वहाँ पे गोड़ेश्वर सर हैं, और थूल गुरु जी थे, आप थे, अमन सोमकुवर थे, और अमन कामरे, ये सब लोगों से मेरी मुलाकात हो गई, और उनका कार्य देखे फिर मैं उनको ज्वाइन हो गई, तो हम लोग काफ़ी फिर मिलके सोशल वर्क करते थे, और भाव लोखंडे वगैरह जैसे उनका भी मार्गदर्शन मिलता था, फिर उनके साथ हम लोग स्पीच देने, टॉक देने, इधर फिर नागपुर में नहीं बल्कि नागपुर के बाहर ही ना वगैरह परिसर में ग्रामीण क्षेत्र में वगैरह आपका काम चलते रहा, काम करते थे, बिहारों में भी, बाजू के बिहार में भी प्रवचन देते थे हम लोग, और फिर मैं एट्रोसिटी केसेस में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी, तो नागपुर के ही इसमें एट्रोसिटी केसेस में नहीं, तो बल्कि घुमाटोला वगैरह जो था, या घुमाटोला मध्य प्रदेश में काफ़ी भयानक घटना घटी थी, तो उसमें फिर मैंने पेपर में पढ़ा था, तो फिर मैंने वंदना संघ के लोगों को बोला कि हम लोगों को जाने
जी। तो फिर 2 गाड़ी करके सब लोग घूमने लेके गए। फिर वहाँ पे फिर चलो उनको मदद की है। पुलिस केस हुई, FIR वगैरह लॉन्च की। वहाँ पे फिर कोर्ट केस भी चली, तो वहाँ के जो एक्यूज्ड थे उनको फिर पनिशमेंट भी हो गई। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। यानी आपने सामाजिक, धार्मिक और इस तरह से जो अन्य अत्याचार के खिलाफ में जो काम था, एट्रोसिटीज जो होती थी लोगों के ऊपर, उसके ऊपर भी काम किया। अच्छा, ये आप महिला होने के नाते, महिला डॉक्टर होने के नाते, महिलाओं को स्वास्थ्य के संबंध में छोटी सी, ऐसे तो स्वास्थ्य के संबंध में बहुत सारी बातें हैं, वो अगली बार कहीं तो भी हम बहुत लंबा उसमें वार्तालाप आपसे करेंगे, लेकिन छोटी सी हिंट उनको यदि देना चाहे महिलाओं को कि स्वास्थ्य कैसा रखे, तो उसमें थोड़ा सा बताइए। महिलाओं ने खुद की तरफ ज़्यादा, स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा ध्यान देने को ना, बल्कि ऐसे देखा जाता है कि महिला खुद की तरफ कम ध्यान देती है, बराबर, और फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। बच्चे, घर, हस्बैंड, पूरे फैमिली की तरफ, घर का काम, और खुद की सेहत की तरफ कम ध्यान देती है, और खुद के डाइट के ऊपर भी कम ध्यान नहीं देती है। हाँ। उल्टा वो उसके लिए जो खाना होता है वो अपने बच्चों को या परिवार के लोगों को बांट देती है। हाँ, सबका होने के बाद मतलब मैं खा लूँगी ऐसे करके प्लेट खाना, और न्यूट्रिशियस डाइट जो महिला को लगता है वो भी कम ध्यान देती है न्यूट्रिशियस डाइट की तरफ। और महिलाओं के हेल्थ के मतलब ये जो डिलीवरीज वगैरह, ये सब प्रॉब्लम महिला के प्रिकॉशंस कम ली जाती है, बहुत कम ली जाती है। वो सबके कारण महिला की हेल्थ मतलब काफी डेलिकेटेड रहती है, और जबकि सबसे ज्यादा काम उसे ही करना पड़ता है, वही खुद की तरफ, और उसको कोई पेमेंट नहीं होती है। जो काम वो करती है उसका कोई पेमेंट नहीं होता है। वो सभी चीजें वो करती है, खुद के तरफ ही कम अटेंशन चाहिए। तो मैं मतलब वुमेन के हेल्थ के लिए मुझे तो सेपरेट टॉपिक पे डिस्कस करना बिल्कुल एक अलग वार्तालाप करेंगे। ये तो अभी छोटी सी हिंट महिलाओं को कि भाई अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखें, परिवार की ओर ध्यान तो रखते हैं, महिलाएं ध्यान रखती हैं परिवार की ओर, लेकिन खुद का भी ध्यान रखें ताकि वो और ज़्यादा समय तक पूरे परिवार को ध्यान दे सके। और मैं महिलाओं को इतना बताना चाहूँगी कि अपने बच्चों को उसने अच्छे संस्कार देके और एजुकेशन की तरफ खास ध्यान देना चाहिए। जैसे कि धम्म संस्कार देना चाहिए, और बचपन से ही बाबा साहब के जो थॉट्स है, मतलब बाबा साहब ने विचारे इस शुरू में उन्होंने कैसे अपना शिक्षण, एजुकेशन किया, अनटचेबिलिटी जो भी है, मतलब बाबा साहब के बचपन उनको बताना चाहिए। और धर्म के संस्कार भी महिलाओं ने अपने बच्चों को देना चाहिए, और उनके एजुकेशन के लिए मतलब 2 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट लगती हैं मुझे, एजुकेशन और संस्कार जी। क्योंकि एजुकेशन नहीं होगा तो वो गड़बड़ वाला काम है, आगे बढ़ेगा नहीं। और यदि शिक्षित होता है तो संस्कार नहीं रहेंगे तो फिर शिक्षित हो जाएगा लेकिन संस्कारित नहीं होगा, तो फिर वो फिर से बात वहीं पे अड़ जाएगी, और फिर जिधर देखो उधर अन्य अत्याचार जो बढ़ते हैं इसी प्रकरण की वजह से बढ़ते हैं। तो जैसे कि बाबा साहब ने बताया है कि जी, और गौतम बुद्ध ने भी बताया है कि मतलब एजुकेशन के साथ आदमी को प्रज्ञाशील, मैत्रीपूर्ण, ये 4 चीजें चाहिए। बराबर। और जाते जाते एक सवाल कि भाई महिला सक्षमीकरण के बारे में, जैसे महिलाएं सक्षमीकरण हो जाए, महिला सशक्त हो जाए अपने आप में, वो स्त्री शक्ति जो है उसको आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो उसने मैरिज के पहले ही अपना एजुकेशन जो भी उसको इंटरेस्ट है जिसमें भी अपना एजुकेशन कंप्लीट करना चाहिए, और अपने पैर पे उसने खड़ा रहना चाहिए, और बाद में फिर उसने मैरिज का मतलब अपने पैर पे खड़ा होने के बाद मैरिज करना चाहिए। ऐसे नहीं है, पर मतलब एज का भी देखना चाहिए मैरिज के हिसाब से। पर और नहीं,
संस्कार, ये सोशल वर्क, फैमिली की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। और फिर बाद में अगर टाइम रहा तो सोशल वर्क मतलब करना ही चाहिए, पर अपने हिसाब से, मतलब जैसे भी उनको लगता है, पर खुद की तरफ ध्यान देके और फैमिली के बच्चों को तरफ, फैमिली की तरफ। वैसे भी मैंने बहुत बार देखा है कि बुद्धिज्म जो बढ़ा है बाबा साहब ने धम्म दीक्षा देने के पश्चात, 56 के पश्चात, तो आज जो जितना धम्म बढ़ता हुआ दिखता है उसमें कोई बुरा माने तो चलेगा, लेकिन महिलाओं का उसमें बहुत बड़ा योगदान है। हाँ, क्योंकि बिहार में देखो तो महिला ही ज्यादा जाती है जी, महिलाओं का प्रमाण ज्यादा है। और पुरुष वर्ग मुझे भी, मैं हमेशा जाती हूँ तो पुरुष वर्ग कम दिखते हैं, महिला दिखती है। और धम्म प्रचार प्रसार में महिला ही अग्रसर है। तो इसमें पुरुषों ने भी थोड़ा सा हाथ बटाना चाहिए इस दिशा में, वो सामाजिक हो या फिर धार्मिक हो। और तभी यह बात जो बाबा साहब ने बताया है, जो आंदोलन चला है बाबा साहब ने, वो फुले शाहू अम्बेडकर, इनका जो आंदोलन है वो आगे बढ़ते रहेगा। सावित्री माई का आंदोलन आगे बढ़ेगा, रमाई का आंदोलन आगे बढ़ेगा, जिजाऊ का आंदोलन आगे बढ़ेगा, और इस प्रकार से सारे समाज की तरक्की होगी। तो आज यहीं पर रुकते हैं हम लोग, तो फिर एक बार कहीं और मिलेंगे, यानी फिर अगली बार आपसे मुखातिब होंगे हम किसी और विषय पर। और वो एक विषय बचा हुआ है हमारा, महिला और उनके स्वास्थ्य के संबंध में, तो उसके ऊपर एक अलग चर्चा करेंगे। तो आपने बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमें समय दिया। तो इस प्रकार से खुल करके बातें बताई कि किस प्रकार से महिलाओं के लिए और बाकी सारे समाज के हित में कैसे काम किया जा सकता है। गाइडलाइन भी मिली इस माध्यम से, लोग देखेंगे तो पता चलेगा कि भाई क्या कर सकते हैं। यानी इच्छा शक्ति हो तो काम किया जा सकता है, और इसी इच्छा शक्ति को बताने की कोशिश डॉक्टर अलका ढोके मैडम ने यहाँ पर बताई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया मैत्री इंडिया को। तो साथियों, ये थे डॉक्टर अलका ढोके जी, जिन्होंने हमारे इस मैत्री संवाद में हमारे साथ में संपर्क इस प्रकार से महिलाओं का कैसे बढ़े और किस प्रकार से उनकी प्रगति हो, किस प्रकार से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, किस प्रकार से शिक्षा की दिशा में वो आगे बढ़े, इसके बारे में जानकारी दी। फिर यहीं पर हमारी यह जो चर्चा है मैत्री संवाद की, तो यहीं पर हम खत्म करते हैं। फिर अगली बार किसी और व्यक्ति के साथ आपसे रूबरू कराएंगे मैत्री संवाद में। तब तक जय भीम।